अगर एलियंस हमें पैगाम देना चाहते हैं तो वो किस किस्म के सिग्नल्स हमें भेजेंगे? आज तक हम ये समझते आए थे कि वो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजेंगे। लेकिन अब हमें साइंसदान ये बता रहे हैं कि वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल सिग्नल्स भेज सकते हैं। तो क्या हम ग्रेविटेशनल सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं और उनके पैगाम का जवाब भी दे सकते हैं? मैं हूं उदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे मुस्तकबिल के बारे में पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि एलियन सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी। तो मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक चीज है मैथमेटिक्स। जब हम मैथमेटिक्स के जरिए इक्वेशंस को एनालाइज करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, तो वो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मुस्तकबिल के बारे में देती हैं। जब आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशंस बनाई तो वहां से हमें पता चला कि ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि ब्लैक होल्स हमने 100 साल के बाद आके देखे, लेकिन उन इक्वेशंस ने हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी ग्रेविटी के बारे में और कायनात की साख के बारे में। लेकिन एक और तरीका भी है, और वो तरीका यह है कि इंसान अपना विजन इस्तेमाल करता है, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करता है। मसलन 1950 की दिहाई में मोबाइल फोन्स मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो गए थे कि मुस्तकबिल में ऐसे फोन्स होंगे जिन्हें पॉकेट फोन्स कहा जाता है था उस वक्त, जो कि इंसान अपने साथ लेकर फिरेगा। और आज हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। किसी मैथमेटिकल इक्वेशन ने हमें मोबाइल फोन के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये इंसान की इमेजिनेशन थी कि उसने तरक्की के रुख को उस तरफ मोड़ दिया और आज हमारे पास मोबाइल फोन है। आइंस्टाइन जब ग्रेविटी पर काम कर रहे थे तो उनसे भी बहुत सी गलतियां हो रही थी। आइंस्टाइन ने जब 1935 में अपना पेपर दिया जो कि क्वांटम एंटेंगलमेंट पर था, तो उन्होंने बताया और उनके अंदाज से हमें पता चला कि वो क्वांटम एंटेंगलमेंट पर यकीन नहीं रखते। वो नहीं समझते कि ऐसा फिनोमिना यूनिवर्स में हो सकता है। लेकिन 2022 यानी इस साल का जो नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया है वो उन साइंसदानों को दिया गया है जिन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेबोरेटरी में करके दिखाया। अब हम एक्सपेरिमेंटली इस प्रोसेस को प्रूव कर चुके हैं। फिर आइंस्टाइन की एक दूसरी मिस्टेक या गलती के बारे में या गलत तशरीह के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उनका यह ख्याल था कि जब भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इंसान कभी भी इतने सेंसिटिव आलात नहीं बना सकेगा कि वो यूनिवर्स से, कायनात से आती हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ 100 साल के बाद 2017 में हम ऐसे हालात बना चुके हैं जिनके जरिए ग्रेविटेशन वेव्स को हमने डिटेक्ट किया है, वेरीफाई किया है और उस पर भी 2017 का नोबेल प्राइज दिया गया। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस को मॉडल करने के लिए हम स्पेस टाइम का सहारा लेते हैं। ये मॉडल हमें मैथमेटिक्स से मिला है। अगर आप मुझसे पूछें कि स्पेस टाइम का मॉडल कहाँ से मिला है, तो ये भी मॉडल हमें मैथमेटिक्स से मिला है, जो कि आइंस्टाइन और उनसे पहले आने वाले मैथमेटिशियंस की एक लंबी चेन है जिन्होंने इसे डिजाइन किया। हम स्पेस को, हम अपनी खला को स्पेस की 3 डायमेंशन और टाइम की 1 डायमेंशन के साथ बयान कर सकते हैं। इस मॉडल को स्पेस टाइम कहते हैं। अगर आप देखें तो एक चादर की तरह मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई है जिसमें आप जब एनर्जी रखेंगे या मैस रखेंगे, क्योंकि एनर्जी और मैस इक्विवेलेंट है, तो आपको वहाँ पर एक खम नजर आएगा। ये एक मॉडल है जिसके बारे में अब साइंसदान बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और प्रूवन, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन मॉडल है। इसका इस्तेमाल हम भी करेंगे। जब आप एक तालाब के पास जाते हैं और पानी बिल्कुल साकित है, आपने एक पत्थर फेंका, डिस्टर्बेंस हुई और लहरें बाहर की तरफ जाना शुरू हो गई, इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ पानी में नहीं होता, स्पेस में भी ये इफेक्ट हमें नजर आता है। तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होती हैं और आप देखें तो आपको वहां पर पीक्स और नेगेटिव पीक्स नजर आ रही हैं, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ नजर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से स्पेस में जब कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आती है जो कि ग्रेविटी को डिस्टर्ब करती है तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरीके से स्पेस में जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो वो स्पेस को स्ट्रेच करती है, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती है। ग्रेविटेशनल वेव मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप एक सिलेंडर देख रहे हैं, जाल है सिलेंडर की शक्ल में, और पहली तस्वीर में उसमें कोई ग्रेविटेशनल वेव पास नहीं कर, लेकिन अगली तस्वीर में उसमें से ग्रेविटेशनल वेव पास करे तो आप देख रहे हैं वो किस तरीके से एक वेव की शक्ल ले रहा है। वो किसी जगह से स्ट्रेच हो रहा है और किसी जगह से स्क्वीज हो रहा है। एक ग्रेविटेशनल वेव पास कर रही है और उसके बीच में आपके पास ये क्लिकर है जो कि आ गया। तो अब यहां से ग्रेविटेशनल वेव आ रही है और ये क्लिकर आ गया है। तो जब ग्रेविटेशनल वेव 0 पर होगी, उसका एम्पलीट्यूड 0 पर होगा, तो इसकी
साइज और साख्त इस तरीके की होगी। लेकिन जब वो पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगी तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये लंबा होना शुरू हो जाएगा इस तरफ से, और ये यहां तक चला जाएगा, फर्ज कीजिए। उसके बाद दोबारा जब वो जीरो पर आएगी तो ये दोबारा अपने नॉर्मल साइज पर आ जाएगा। जब वो नेगेटिव पीक की तरफ जाएगी तो ये मोटा होना शुरू हो जाएगा, इस तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर जब वो जीरो पर आएगी दोबारा जीरो पर, यानी अपनी ओरिजिनल साफ्ट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से रिपल प्रोड्यूस करती है ग्रेविटेशनल वेव। मैं ग्रेविटेशनल वेव यहां पर आपको दिखा रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, और अगर दो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज कर रहे हो तो वहां से उन डिस्टर्बेंसेस से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे पास पहुंचती हैं। अब हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर चुके हैं। 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया उन साइंसदानों को जिन्होंने अमेरिका की दो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही किस्म की लेबोरेटरी ऑब्जर्वेटरी, जिसे लिगो कहा जाता है, डिटेक्टर्स हैं, उनके जरिए दूर से आती हुई एक ग्रेविटेशन वेव को डिटेक्ट किया और अपने रिजल्ट्स दिखाए। आज हम ये जानते हैं कि 100 से ज्यादा मुख्तलिफ सोर्सेज हैं पूरी कायनात में जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ ग्रेविटेशन वेव्स इतनी ज्यादा वीक हैं कि उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमें जमीन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हम स्पेस में भी अब लीगो की तर्ज के डिटेक्टर्स बना रहे हैं जिसे लीजा कहा जाएगा, और इस पर मजीद भी बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन ग्रेविटेशनल वेव को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो हमारे पास कोई भी ऐसा जनरेटर नहीं है जिसे ग्रेविटेशनल वेव जनरेटर कहा जाए जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करे। तो हम पैगाम तो ले सकते हैं अगर ग्रेविटेशनल वेव्स में इनकोडेड पैगाम आए, लेकिन हम उसे पैगाम दे नहीं सकते जहां से वो पैगाम आया है। मैं आपको लेकर चलता हूं इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहां पर रेडियो वेव से लेकर हम गैमा वेव्स की तरफ गए हुए हैं और हम रेडियो वेव्स में कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तो इसलिए बहुत तेज हैं, हम जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्हें किसी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए, जिस तरह साउंड वेव्स को, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए जाने के लिए, तो ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये भी इनका पॉजिटिव है। हम इनमें अपना पैगाम इनकोड कर सकते हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन क्या यही काम हम ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ कर सकते हैं? हम ग्रेविटेशन के जरिए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं एक प्रोफेसर और डायरेक्टर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम है एवी लॉय। इनकी एक किताब है, बेस्ट सेलर किताब है, और वो किताब का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। मैं आपको यहाँ पर ये किताब दिखा भी रहा हूँ तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने एक प्रपोजल दिया है और वो प्रपोजल ये है कि हम चांद पर जाकर लीगो की तर्ज का एक डिटेक्टर बनाएं जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकें। उस प्रपोजल में कहा गया है कि आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक स्पेस रॉक आई थी जो कि 10 किलोमीटर जिसका डाया था और आकर जमीन से टकराई थी, और जमीन पर तबाही आ गई थी, डायनासोर्स उस जमाने में खत्म हो गए थे। लेकिन अगर हमने ग्रेविटेशनल डिटेक्टर लगाया होता चांद पर तो वो दूर से उस रॉक को आते हुए देख सकता था, क्योंकि जब इन्होंने कैलकुलेशंस की तो पता चला कि उस साइज की रॉक जब मूव करती है तो वो हम तक 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव भेज सकती थी, और वो ग्रेविटेशनल वेव बहुत पहले हमारे पास पहुंच चुकी होती है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि कोई चीज जमीन से आके टकरा सकती है और हम उसके लिए कुछ ना कुछ तदारुक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स हमें एलियन लाइफ के बारे में भी बता सकती है, हमें ऐसी सिविलाइजेशंस के बारे में भी बता सकती है जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। फर्ज कीजिए कि एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन अपने सूरज के गिर्द डायसन स्फीयर बना रही है। वो एक ऐसा स्फीयर बना रही है जिसके जरिए वो अपने सितारे की सारी एनर्जी ले सके। तो वहां पर इतनी बड़े लेवल पर एक्टिविटी होगी कि वहां पर ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस होंगी और वो ग्रेविटेशनल वेव के जरिए हम तक पहुंचेंगी, और हम फौरन नोटिस कर लेंगे कि अच्छा जी यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पर एलियंस हो सकते हैं, यहाँ पर सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि हमसे बहुत बड़ी है। हम सेंसिटिव ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए 2037 में एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीजा। 3 स्पेसक्राफ्ट आपस में एक ट्रायंगल की शक्ल में, जिस तरीके से आपने लीगो डिटेक्टर देखा था, उस शक्ल में मूव करेंगे सूरज के गिर्द, जमीन के गिर्द नहीं, सूरज के गिर्द मूव करेंगे। उनके आपस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर फासला होगा और वो ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। वो
एक प्लैनेट को भी उससे बनाई गई ग्रेविटेशन वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे ब्लैक होल के इर्द गिर्द यानी सेजिटेरियस ए के गिर्द घूम रहा हो और वो जुपिटर के साइज का हो। तो जुपिटर के साइज का प्लैनेट अगर ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है तो वो उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यह भी बताया गया है कि एलियन सिविलाइजेशन जिनके पास बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट होंगे, अगर उनके पास इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो कि जुपिटर के साइज का है, या उन्होंने एक प्लेनेट को अपनी मर्जी से मूव करना शुरू कर दिया है। ये हमें बड़े हवाई बातें लग रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी तरक्की जा रही है, अगर हमसे 1 बिलियन साल पुरानी भी एक सिविलाइजेशन है तो वो इन चीज़ों को बड़े आराम से कर सकती है। और कायनात 14 बिलियन साल पुरानी है। तो अगर एक सिविलाइजेशन ऐसी है जिसने जुपिटर के साइज का किसी भी तर्ज का स्पेसक्राफ्ट बना लिया है और वो मूव कर रहा है और वो स्पीड ऑफ लाइट के 10वें हिस्से में मूव कर रहा है, यानी 10 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट उससे, इतनी कम स्पीड पर उस सिविलाइजेशन के लिहाज से मैं कह रहा हूं मूव कर रहा है, तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और कितनी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं? हम उसे 3,26,000 नूरी साल लाइट ईयर दूर से देख सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहा है, इस किस्म की कोई एक्टिविटी होने जा रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास फिलहाल कोई भी ऐसा जनरेटर नहीं है जिसके जरिए हम किसी को पैगाम दे सकें और हम बता सकें कि हम यहां पर मौजूद हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को यूज करने का एक फायदा यह भी है कि ग्रेविटेशनल वेव्स किसी भी मीडियम में एब्जॉर्ब नहीं होती। मसलन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डस्ट उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर वेपर्स पानी उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको वीक कर लेता है। इसी तरीके से जो रेडिएशन से भरी है हमारी कायनात, रेडिएशन का एक जंगल है, क्योंकि सूरज भी रेडिएशन दे रहा है, ब्लैक होल्स भी रेडिएशन दे रहे हैं, स्टार्स मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन दे रहे हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं वो हम लूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत से मसले हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीनास को लाइन ऑफ साइट को मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जहां से वो रेडिएशंस आ रही हैं, जहां से ईएम सिग्नल आ रहे हैं, अगर उस तरफ हमारा मुंह है तो हम डिटेक्ट कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये सारे मसले हमें ग्रेविटेशनल वेव्स में नहीं मिलते। ना तो उन्हें डस्ट एब्जॉर्ब करती है या वीकन करती है, ना उन्हें पानी एब्जॉर्ब करता है या वीकन करता है, और ना ही उसके लिए हमें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत है। इसलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि फ्यूचर एस्ट्रोनॉमी भी, फ्यूचर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी, जो कि एडवांस सिविलाइजेशन से हमारी होगी, उसमें ग्रेविटेशनल वेव्स एक बहुत अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। इसीलिए ये एक फ्यूचर सब्जेक्ट है और इसमें हमें महारत हासिल करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।